हेलो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी जो है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, यानी कि आरबीआई के बारे में कि आरबीआई जो है क्या होता है, किस तरीके से फंक्शन करता है और आरबीआई का क्या रोल है इंडिया के अंदर। ठीक है, आरबीआई के बारे में डिटेल में हम समझेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आरबीआई की हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि आरबीआई कब स्टैब्लिश किया गया। तो बेसिकली रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और ये जो इसका जो अकॉर्डेंस प्रोविज़न है वो है क्या है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत जो है ये आपको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इसका। ठीक है, और इसका सेंट्रल जो ऑफिस है कलकत्ता में, बट अभी के वक्त में अगर आप देखें तो ये जो है मुंबई में मूव हो गया था 1937 में, तो अभी तक ये वहीं पर ही मौजूद है। ठीक है, सेंट्रल ऑफिसेज वर गवर्न सीट्स एंड द पॉलिसी, यहाँ पर जो भी सब कुछ होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन बस इसी ऑफिस में किया जाता है। ओरिजिनली ये जो है एक प्राइवेटली ओन्ड है और इसको स्टार्टिंग में किया गया था, बट ये नेशनलाइज हुआ 1949 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ फुली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये पूरी तरीके से अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पहले एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई थी एक अलग से। ठीक है, अगर आप इसका प्रीम्बल पढ़ें तो ये कहता है कि इशू ये करते हैं, रेगुलेट करते हैं और इशू करते हैं बैंक नोट्स को, जो आज के वक्त में हम 500, 1000, 2000 रुपये का नोट या 200, 100 रुपये का नोट चलाते हैं, तो आरबीआई उसे इशू करता है बेसिकली। मॉनेटरी स्टेबिलिटी, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो, ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सस्ती हो जाए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की जो दिक्कतें हैं उसको भी सॉल्व करता है आरबीआई, उसको भी देखता है। ऑपरेट करता है करेंसीज और क्रेडिट सिस्टम को। ठीक है, इसके लिए इसको बनाया गया। प्राइस स्टेबिलिटी को, मतलब प्राइस स्टेबल रहे, उसके लिए इसको बनाया गया, जिसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ है इंडियन इकोनॉमी का वो पूरा किया जा सके। तो स्ट्रक्चर क्या है आरबीआई का, तो आरबीआई के अंदर सबसे पहले एक गवर्नर होता है, मतलब एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए हैं। ठीक है, और ये जो है अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ एक्ट जो अभी हमने ऊपर पढ़ा 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो है इनको अपॉइंट किया जाता है एज अ डायरेक्टर। ठीक है, और ये 4 साल के लिए यहाँ पर रहते हैं। क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशंस की अगर आप बात करें तो यहाँ पर ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाए हुए हैं, जो कि फुल टाइम के लिए एक गवर्नर आर नॉट मोर देन 4 डिप्टी गवर्नर्स, मतलब जहाँ तक वो 4 डिप्टी गवर्नर्स नहीं, एक गवर्नर और ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स जो होते हैं, ये तो ऑफिशियल डायरेक्टर्स हुए, नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स जो हैं नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, 10 डायरेक्टर्स ऑफ वेरियस फील्ड्स ऑफ 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, और अदर 4 डायरेक्टर्स 1 ईच फॉर द 4 लोकल बोर्ड रीजनली, मतलब बेसिकली आरबीआई के आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा 4 बोर्ड हैं, 4 अलग अलग जगह पर इनके ऑफिसेज हैं। ठीक है, तो वहाँ पर ही इसको जो है किया जाता है। और मेन फंक्शन क्या है इनका ये देखते हैं हम। तो मेन फंक्शन जो है मॉनेटरी अथॉरिटी के थ्रू तरीके से काम करने का है। मतलब आपका जो अमेंडमेंट आरबीआई एक्ट 1934 था वो उसको वाज मेड इन May 2016, प्रोवाइडिंग द स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर द इम्प्लीमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। जो महंगाई बढ़ते जा रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए मई 2016 में इसमें अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, इसके एक्ट में अब आप सेक्शन 45ZB में, जो कि आरबीआई एक्ट है, उसमें भी अमेंड किया गया है। ठीक है, जिससे एम्पावरिंग द 6 मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी टू कंस्टिट्यूट द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफाइड द ऑफिशियल गजेस्टी। ठीक है, तो इनके द्वारा मतलब जो है इसमें अमेंडमेंट किया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बिठाने के लिए। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है क्रिएट की गई थी 2016 में, और बेसिकली इनका काम होता है मॉनेटरी पॉलिसीज़ को बनाना, डिसाइड करना और एक ट्रांसपेरेंट मैनर और अकाउंटेबल मैनर में लेकर आने। इनकी अकाउंटेबिलिटी होती है, इनकी ही ट्रांसपेरेंसी इस पूरी पॉलिसी में पाई जाती है। एमपीसी जो है डिसाइड करता है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है डिसाइड करती है पब्लिक इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट, मतलब इन्फ्लेशन को कम से कम करने का। इन्फ्लेशन टारगेट का मतलब ये नहीं है कि इन्फ्लेशन को बढ़ाना है, इन्फ्लेशन को कम से कम करने का। ठीक है, और इसमें 6 मेंबर होते हैं जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा। ठीक है, और एक चेयरमैन होता है, 3 मेंबर्स ऑफ आरबीआई एंड 3 आर द सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। एमपीसी में आपके 6 मेंबर्स बनाए गए हैं, 3 जो है यहाँ पर जो इनकी आरबीआई का एक्ट है उसके थ्रू बनाए जाते हैं, और 3 जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है।
क्लियर। इन्फ्लेशन टारगेट जो है सेट इन द 5 ईयर, इट्स सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंस्टिट्यूशन विद द रिजर्व बैंक के साथ मिलकर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। करंट इन्फ्लेशन टारगेट इज पेग्ड एट 4% विद -2+ टॉलरेंस रेट टिल 31 मार्च 2021। ये आपका यहाँ तक अभी जो हमारा ईयर कंप्लीट हुआ उस ईयर में ये रखा गया कि इतने तक का टारगेट है। आगे जाकर अभी जैसे करंटली में अगर आप देखें तो लगभग 6.6 के आसपास की इन्फ्लेशन रेट चल रही है। तो अचीवमेंट हो पाए या ना हो पाए वो तो हमारा एक टारगेट है ना। मैं बस आपको बता रहा हूँ जनरली कि कितना रेट चल रहा है। सेकंड, इसका मेन फंक्शन होता है रेगुलेटर एंड सप्रेसर की तरह फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम को एक रेगुलेट करने का काम होता है, लाइक ब्रांचेस का एक्सपेंशन कैसे करना है, लिक्विडिटी एसेट्स कैसे होगी, अमालगमेशन कैसे होगा, बैंक्स कैसे आपस में मर्ज करेंगे, है ना। उन सभी का लाइसेंस इशू करने का काम आरबीआई का ही है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव है बेसिकली कि जो जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वाणिज्य बैंक होते हैं जिनमें हम लोग अपने पैसे को जमा करते हैं, तो उनके ऊपर हमारा एक ट्रस्ट बिल्डअप हो, पब्लिक का एक ट्रस्ट बिल्डअप हो। आरबीआई इसलिए बनाया जाता है और यहाँ पर जो हम अपने डिपॉजिट्स यानी कि जो अपने पैसे जमा करते हैं उन पैसे को लेकर हमारी एक सिक्योरिटी फील हो कि हाँ भाई आरबीआई बैक्ड है, तो हमें एक सिक्योरिटी फील हो रहा है कि हाँ हमारे लिए ये सही है। इस वजह से आरबीआई को जो है बनाया गया था, एक मेन ऑब्जेक्टिव है इसका। और जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं उनको बहुत अच्छा बनाया जाए, जो भी कमर्शियल बैंक्स या कॉर्पोरेटिव बैंक्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं पब्लिक्स को, वो सर्विसेज काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव बनाई जाएं बैंकिंग सर्विसेज। तीसरा है मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो आरबीआई होता है वो बेसिकली जितनी भी फॉरेक्स होते हैं, यानी कि आपके पास फॉरेन करेंसी होती है, डॉलर वगैरह या यूरो वगैरह, इनको एक तरीके से इनका मैनेज करने का काम करता है। इंडिया के अंदर जितनी भी फॉरेक्स आते हैं, फॉरेन करेंसीज आती हैं, वो आरबीआई के द्वारा ही रेगुलेट की जाती हैं उसको, या फिर मैनेज किया जाता है। ठीक है। इसके बाद इशूअर ऑफ करेंसी। ये जो है आपको पता ही है कि हमारे देश में आरबीआई जो है करेंसी को इशू करती है, जितने भी नोट होते हैं उनको इशू किया जाता है। बट जो आपके कॉइन्स होते हैं जैसे 1, 2, 5 या फिर 10 का कॉइन, वो कॉइन इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, GOI शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। ठीक है। और वो भी फाइनेंस मिनिस्टर इसे जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इसको इशू करती है। ये आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री इसको इशू करती है। डेवलपमेंट रोल, ठीक है। तो बेसिकली अगर देश में डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हमारा फाइनेंसिंग सेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए भी आरबीआई जो है आगे जाकर लोगों को या एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर MSMEs जो होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनको सस्ते सस्ते कन्वीनियंट रेट पर जो है लोन प्रोवाइड करने की स्कीम्स को लॉन्च करता रहता है। कमर्शियल बैंक के द्वारा इन लोन्स को दिया जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को या जिस भी सेक्टर को रिक्वायरमेंट है, जिसको जो हमारे देश में डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, डेवलपमेंट किया जा सकता है, उनके लिए आरबीआई डेवलपमेंट रोल निभाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में अगर हम समझें तो इसका सिंपल सा मतलब है जो हमारी गवर्नमेंट बेसिकली जितना मनी की रिक्वायरमेंट है किसी भी देश के अंदर वो फुलफ़िल की जा सके, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जा सकें जिसमें नो फ्रिल्स अकाउंट हो, मतलब कुछ ऐसे अकाउंट ना हो जिसमें वेरी लो मिनिमम बैलेंस रखा जाता हो, एज वेल एज चार्जेस दैट विल बी मेक द अकाउंट्स एक्सेसिबल टू वास्ट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब बहुत सारे लोग हों जिनको बैंक जो है ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं लोगों को, या बैंक में बहुत कम पैसे हैं, तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना हो, मनी सप्लाई बनी रहे बेसिकली। ठीक है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब डिवाइसेस सच एज ATM, हैंड हेल्ड्स डिवाइसेस टू आइडेंटिफाई द यूज़र अकाउंट्स, कार्ड्स, ATM डेबिट कार्ड्स वगैरह, है ना, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेटर्स, डिपॉजिट्स टेकिंग मशीन्स या इंटरनेट बैंकिंग, इन मोबाइल बैंकिंग, इन सभी की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाती है आरबीआई के द्वारा। इन सभी को कंट्रोल किया जाता है बेसिकली। 7th है आपका रिलेटेड फंक्शन। बैंकर्स जो है मतलब बेसिकली जैसे हमारे लिए SBI मान लीजिए, PNB मान लीजिए, हमारे लिए है वो बैंक, यानी कि पब्लिक के लिए हैं। ऐसे ही आरबीआई जो है वो एक गवर्नमेंट का बैंक है। ठीक है। मतलब हम लोग उससे ज़्यादा जाकर डील नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट के अकाउंट को वहाँ पर रखा जाता है। और मनी जो सप्लाई है, जैसे गवर्नमेंट को अगर किसी को मनी रेमिटेंस करना है, एक्सचेंज करना है, मैनेज करना है, वो सभी जो है आरबीआई गवर्नमेंट के लिए करता है।
बैंकर्स ऑफ बैंक भी आप इसे कहते हैं। बैंकर्स ऑफ बैंक मतलब इन सभी बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उन सभी का बैंक होता है ये। उन सभी को एक तरीके से आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि भाई अगर आप इन बैंक में पैसे जमा करते हैं तो मेरी गारंटी है कि ये सिक्योर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई की क्या इंडिपेंडेंस है? अंडर सेक्शन 7 आरबीआई एक्ट 1934, जो कि स्टार्टिंग में बताया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉर्म टाइम टू टाइम गेट्स सच डायरेक्शन टू आरबीआई एज मे आफ्टर कंसल्टेंट्स विद द गवर्नर ऑफ बैंक कंसिडर्ड नेसेसरी पब्लिक इंटरेस्ट, देयर इज अ नो लीगल एक्ट मैंडेटिंग ऑटोनॉमी टू द आरबीआई। मतलब एक तरीके से कोई भी लीगल एक्ट नहीं है, मतलब एक बाधित नहीं है, इसमें इंडिपेंडेंसी है भाई आरबीआई की, सेक्शन अंडर सेक्शन 7। ठीक है, और यहाँ पर आरबीआई जो है ऑलवेज लुक्ड अपॉन ए ऑटोनोमस बॉडी, मतलब ये एक किसी से बाउंडेड नहीं है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, जैसा कि स्टार्टिंग में कहा गया। ठीक है, तो ये ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, इट इज़ अ अम्ब्रेला ऑल ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स, मतलब कमर्शियल बैंक्स को कवर अप करके रखता है, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, उन सभी को कंट्रोल करने का काम करता है। इस वजह से इसको अम्ब्रेला बोला जाता है और एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, मेन रीजंस फॉर दिस हैव बीन, मतलब आरबीआई बेसिकली क्या क्या दिक्कतें होती हैं, जैसे कि आरबीआई फेलियर टू चेक द ग्रोथ ऑफ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आज के वक्त में बहुत बड़ा मुद्दा है, बढ़ते जा रहा है, तो ये एक मेन रीज़न है कि भाई आरबीआई इसको ट्रेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम कमर्शियल बैंक्स पर विश्वास नहीं कर सकते या देश में अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। रिड्यूस द लिक्विडिटी इन इकोनॉमी ड्यू टू द टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलोड बाय द आरबीआई। कभी कभार लिक्विडिटी को बहुत कम कर दिया जाता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लगाकर। करेक्टिव मेजर्स टेकन बाय द आरबीआई टू क्लीन अप द बैंकिंग सिस्टम विच आर नॉट सीन वेरी पॉजिटिवली बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए जो अच्छे से काम नहीं करता है उसको बेसिकली बैंकिंग सिस्टम से करेक्ट करने की कोशिश करता है आरबीआई। क्लैश बिटवीन शॉर्ट टर्म populist agenda of government and long term view of the price stability taken by the government। गवर्नमेंट एक ऐसा प्राइस स्टेबिलिटी बना के रखती है जिससे हर किसी को बेनिफिट हो कुछ ना कुछ। ठीक है, आरबीआई रेगुलेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक, सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ये रेगुलेट करता है, प्राइवेट बैंक्स को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, रिविजन ऑफ द स्टैट्यूटरी पावर ऑफ द सेंट्रल बैंक थ्रू द piecemeal legalization amendment that directly or indirectly eat off separation of the central bank from the government। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उससे एक सेपरेट बॉडी है आरबीआई, मतलब इसको एक सेपरेट बॉडी माना जाता है, इसके साथ लिंक नहीं है। मतलब गवर्नमेंट इस पे ज़बरदस्ती कुछ चीज़ों को थोप नहीं सकता, गवर्नमेंट इसके थ्रू चलेगा, ना कि ये गवर्नमेंट के थ्रू चलेगा। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को ये जो चीज़ें कहेगा उसके हिसाब से चीज़ें चल रही होंगी। तो अगर हम देखें पब्लिकेशंस की क्या क्या आरबीआई पब्लिश करता है, तो हाफ ईयरली आरबीआई पब्लिश करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट और रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये सभी रिपोर्ट्स जो हैं पेश की जाती हैं आरबीआई के द्वारा। आप अगर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी रिपोर्ट्स को आप हाफ ईयरली बेस पर पढ़ सकते हैं, आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। तो होपफुली स्टूडेंट्स आप सभी को समझ में आया हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो वो टॉपिक आप कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट्स।